हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 10th और 12th की ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी जितने सब्जेक्ट्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे वो सारे सब्जेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट जैसे डिलीवर करना है एग्जाम में ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके, हम वैसा आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में किस तरह पढ़ाई होती है। आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का आज पहला लेक्चर है फिजिक्स का। हम साथ में फिजिक्स डील करेंगे। सारे सब्जेक्ट्स यहाँ साउथ सिटी में हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि कोई सब्जेक्ट नहीं है जो मिसिंग है। तो जहां भी आप कमजोर हैं हमें फॉलो करिए। हमें फॉलो करेंगे तो ना सब्जेक्ट जाएगा और ना उसकी डिलीवरी खराब होगी। हमें फॉलो करेंगे, मानकर चलिए कि सब्जेक्ट तो समझ आएगा ही आएगा, कॉन्सेप्ट तो आएंगे ही आएंगे, सवाल तो बनेंगे ही बनेंगे, पर कैसे उन्हें पेपर में डिलीवर करना है वो भी बहुत एनहांस हो जाएगा। और आज कॉन्सेप्ट जो है वो है फोर्स, पहला चैप्टर। एक्चुअली पहले चैप्टर का नाम फोर्स रखा हुआ है, मगर हम फोर्स से ज्यादा इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ टॉर्क डील करते हैं। तो आज का जो एजेंडा है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स और कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क को समझना और साथ ही टाइप्स ऑफ मोशन को भी जानना। तो वो क्या है, कैसे है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 10 का डिस्कशन है, आज से लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। आज से फॉलो करना शुरू करेंगे, साल के एंड तक करेंगे। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठिए, यूट्यूब खोलिए, हमें देखिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए और उसके बाद आप पाएंगे कि जैसा हम पढ़ाएंगे पेपर में वैसा ही आएगा। और जैसा हम पढ़ाएंगे अगर वैसा लिख के आएंगे तो मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। फिलहाल फोर्स नाम का चैप्टर है, काम यहाँ से शुरू करना है। फोर्स क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, इनके बारे में बेसिक डिस्कशन करना है। तो काम शुरू करें, आइए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि मोशन ऑफ बॉडी या फिर बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट, ये तो स्टेट रेस्ट का या मोशन का है, ये एक्चुअली डिसाइड तो वो करता है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, यानी सारी कहानी ऑब्जर्वर पे जाकर निर्भर करती है कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है। अब इस मोशन को या रेस्ट को दो तरह से पढ़ा जाता है। हम कहते हैं इफेक्ट्स ओनली और एक कॉज पढ़ना। इफेक्ट्स का मतलब होता है कि हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ ले रहे हैं, हम वेलोसिटी के बारे में जान ले रहे हैं, हम एक्सेलरेशन के बारे में जान ले रहे हैं, हम टाइम कितना ट्रेवल किया ये जान ले रहे हैं, पार्टिकल किस रास्ते पर जा रहा था ये जान ले रहे हैं, पर उसकी वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, उसमें एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट क्यों आ रहा है, क्यों वो अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, क्यों कर्व में भाग रहा है, क्यों सर्कल में भाग रहा है, क्यों स्ट्रेट लाइन में, क्यों पार्टिकल चलते चलते वापस आने लग जाता है, डायरेक्शन क्यों बदली, वेलोसिटी क्यों बदली, एक्सेलरेशन क्यों बदला पार्टिकल का, ये जानकारियां हम इसमें नहीं लेते। और जब ये जानकारियां हम नहीं लेते तो हम कहते हैं कि हम इफेक्ट्स ओनली पार्ट पढ़ रहे हैं। ये कहाँ पढ़ा है हमने, ये क्लास 9th में पढ़ा है हमने, और ये है मोशन इन 1D टाइप का चैप्टर। याद है आपको, मोशन इन 1D पढ़ा था वहां पर। कॉज पढ़ने का क्या मतलब है, कॉज पढ़ने का मतलब है कि हम ये जानना चाहते हैं कि वेलोसिटी क्यों बदली, एक्सेलरेशन क्यों आया, क्यों डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्यों डायरेक्शन बदली, यानी कि हम यहाँ पर फोर्स पढ़ने जा रहे हैं, फोर्स पढ़ने जा रहे हैं और फोर्स के इफेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। कॉज है मोशन का फोर्स। किसी भी तरह के मोशन के स्टेट में चेंज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल आदमी कौन है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल आदमी। तो इसलिए हम चर्चा किसकी करेंगे, फोर्स की। इस चैप्टर में मोशन कैसा हो रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मोशन क्यों हो रहा है, उसके स्टेट में चेंज क्यों आ रहा है, उस कॉज को जाना जाए। न्यूटन के 3 नियम हम क्लास 9 में पढ़ के आए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले पार्ट में। जब तक किसी बॉडी पर नेट फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा उसका स्टेट नहीं बदलेगा। इनर्शिया का लॉ, F इक्वल टू m, सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन का, वो 3 नियम जो है वो यही बता रहे हैं कि जब तक फोर्स नहीं आएगी
स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि मोशन और रेस्ट के स्टेट में परिवर्तन लाने के लिए, चेंज लाने के लिए, किसी भी तरह का चेंज कॉज करने के लिए जो रिक्वायर्ड फैक्टर है दैट इज आर फोर्स। फोर्स ही रिक्वायर्ड फैक्टर है, इसे ही हमें जानना है। ये और फोर्स के डिफरेंट इफेक्ट्स की, और फोर्स किस किस तरह के इफेक्ट्स क्रिएट कर सकती है, उसे हम कहते हैं कि हम कॉज वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कि बच्चों फोर्स क्या होती है, समझें। फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्शन विद another object. Whenever there is an interaction between two objects, there is a force upon each of the object. अजीबोगरीब परिभाषा है, मैं धीरे धीरे इसको समझाता हूँ और इसकी वो डेफिनेशन भी आपको दूंगा जो अगर पूछी जाए बोर्ड एग्जाम्स में तो आपको बोर्ड एग्जाम्स में वो लैंग्वेज लिख कर आएंगे। मैं भी लिखूंगा आपके सामने, डोंट वरी। कह रहा है कि फोर्स क्या है? फोर्स सिर्फ पुश और पुल है। पुश और पुल का क्या मतलब? कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके सामने, आप उसे या तो धक्का दे रहे होंगे अपने से दूर, और या तो उसमें कोई मान लीजिए हैंडल लगा हुआ है और आप उसे अपनी तरफ घसीट रहे होंगे। तो जब आप धक्का देंगे तो आप इसे पुश कहेंगे, और जब आप इसे अपनी तरफ घसीटेंगे तो इसे पुल कहेंगे। इस धक्के देने और अपनी तरफ घसीटने को कहा जाता है पुश और पुल। और ये पुश और पुल जहां भी आपको नजर आए आप समझिए कि वहां पर फोर्स है। अब पुश और पुल यानी धक्का देना और अपनी तरफ खींचना, ये दोनों चीजें हाथ से किसी चीज को पकड़कर हो ऐसी कोई गारंटी नहीं। इसमें इंसानों का इन्वॉल्वमेंट हो ऐसी कोई गारंटी नहीं। कोई भी कर सकता है। जैसे आपके बचपन के कॉन्सेप्ट्स अगर रिवाइव कराए जाएं तो आपको पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है और वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे इस तरह से। तो लॉजिकली यहां पर ये दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भेज रहे हैं, भले ही वो एक दूसरे को पकड़ नहीं रहे हैं। अगर एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज, आप जानते हैं कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये एक दूसरे को पुल करेंगे। अच्छा, यानी कि अगर ये पुश और पुल है तो हम तो नॉर्थ और साउथ के बारे में विचार कर सकते हैं। ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ये साउथ और ये नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। इसके बजाय अगर आप एक मैग्नेट को उल्टा कर दें और दूसरे को वैसा रहने दें तो साउथ साउथ, ये तो रिपल्शन होने लग जाएगा। एंड व्हेन यू गेट द रिपल्शन तो हम कहेंगे एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो फोर्स आपको समझ में तब आएगी जब आप कहेंगे कि क्या यहाँ पर दो पार्टिकल ने एक दूसरे को अपनी तरफ खींचा, पुल किया, या एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे से अबे धक्का दिया। अगर धक्का दिया तो पुश, घसीटा तो पुल, जहां भी ये नेचर समझ में आएगा हम कहेंगे यही चीज हमारी फोर्स है। बस एग्जैक्टली ये पुश और पुल ही हमारा फोर्स है। ये कब होता है? जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करने का क्या मतलब है? इंटरैक्ट करना बहुत बड़े शब्द हैं, मैं 10th क्लास में डिटेल में इसको डिस्कस नहीं कर सकता हूं, बट आप इस बात को समझिएगा कि अगर एक पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल है, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करना चाहता है। पार्टिकल फिजिक्स में समझाया जाता है कि पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं तो इंटरैक्शन होता है, उससे फोर्स लगती है। लेकिन क्लास 10th में पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी बोली नहीं जा सकती। तो समझना कि अगर इन्हें किसी तरह का संवाद करना है, इन्हें किसी तरह की आपस में बातचीत करनी है, दो पार्टिकल्स को जो निर्जीव है, जीने वाले नहीं है, नॉन लिविंग है, तो वो क्या करेंगे? तो वो एक दूसरे से इंटरैक्शन में एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। सर एक बार आप अट्रैक्शन दिखा रहे हैं, एक बार आप रिपल्शन दिखा रहे हैं। लॉजिकली अट्रैक्शन का भी फोर्स हो सकता है और रिपल्शन का भी फोर्स हो सकता है। इस इंटरैक्शन की वजह से आपस में ये जो मिले जुले कुछ भी किया, इससे इन दोनों पर फोर्स जनरेट होती है। या ऐसा बोल दें कि ये फोर्स जनरेट करना ही इंटरैक्शन है, एक दूसरे पर फोर्स लगाना ही इंटरैक्शन है। अच्छा, अभी तो आप बता रहे थे कि आप फोर्स की परिभाषा लिखाएंगे। देखिए लिखिए फोर्स की परिभाषा। फोर्स इज अ पुश or pull that tries to change the state of rest or motion of a body or tries to change
द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। बॉडी का शेप और साइज चेंज करने की कोशिश करता है। ये मैंने आपके सामने वो परिभाषा लिखी है जो आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में डिलीवर करोगे। ठीक है। फोर्स क्या है? फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स एक पुश या पुल है, धक्का देना है, घसीटना। क्या करता है? तो ध्यान दीजिए, फोर्स ट्राइज, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। गारंटी नहीं करता, फोर्स ट्राई करता है। क्या ट्राई करता है? कि चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन किसी बॉडी का चेंज करने की कोशिश करता है, यानी कि हम फोर्स लगाकर किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। गारंटी करें कि चेंज कर लेंगे? नहीं, चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि फोर्स लगाकर स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज हो जाए। जैसे ये पेन है, इसको पकड़ा और फोर्स लगाकर हिला दिया, स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आ गया। लेकिन अगर आप दीवार पर फोर्स लगाएंगे तो आप पाएंगे कि दीवार मूव नहीं करती। आपकी फोर्स कोशिश कर रही है और उसे मूव नहीं करा पा रही। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए वो ट्राइज शब्द लिखा है। इसके अलावा फोर्स क्या करती है? इसके अलावा आप पा रहे हैं कि शेप और साइज को भी चेंज कर सकती है। कर देगी गारंटी से? कोई गारंटी कार्ड नहीं है, कर सकती है। तो ट्राइज शब्द आप यूज करें, कीवर्ड है, यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए। ये दो काम करती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि फोर्स के अगर मैं इफेक्ट्स पढ़ने लग जाऊं कि क्या है, तो आप इफेक्ट्स के नाम पर बच्चों पाओगे कि मैं दो तरह की बातें कर रहा हूं। पहली बात कर रहा हूं मोशन या रेस्ट से रिलेटेड, और दूसरी जो मैं बात कर रहा हूं वो है शेप और साइज से रिलेटेड। इसे भी चेंज कर सकती है फोर्स और इसे भी चेंज कर सकती है। हम क्या कराने जा रहे हैं? हम पूरे चैप्टर में शेप और साइज से कोई वास्ता नहीं रखेंगे। शेप और साइज से हमारा कोई लेन देन नहीं होगा, नो वरी। ठीक। और यहां पर हमारा सिलेबस रोटेट करेगा। ये हमारा सिलेबस है, यानी कैसे शेप और साइज चेंज होता है, उनमें क्या प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की, वो नहीं पढ़ना है। 11th क्लास में इलास्टिसिटी चैप्टर है, वहां आकर पढ़ेंगे, इसलिए इसे छोड़ दें, ये हिस्सा पढ़ेंगे। तो क्या क्या इफेक्ट्स हैं फोर्स के, उसके बारे में विचार करो। तो सबसे पहला इफेक्ट देखो फोर्स का। फोर्स का पहला इफेक्ट क्या है? इट कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अच्छा साहब, दूसरा क्या है? इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स से रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाया जा सकता है, चलते हुए ऑब्जेक्ट रोका जा सकता है। इट कैन स्पीड अप एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकता है। इट कैन स्लो डाउन एन ऑब्जेक्ट। परफेक्ट बात है। ये चार बातें जो लिखी हैं आपके लिए बेटा, ये चार की चार बातें हमारे लिए इस प्रॉपर्टी को रेफर करती हैं, यानी मोशन वाले सेंस में आती हैं। तो जरा इसकी बातें कर सकते हैं। इट कैन चेंज द शेप, और शेप चेंज होने के साथ साइज भी चेंज किया जा सकता है। तो ये एक फैक्टर आया। अब अगर तुमसे कहा जाए कि फोर्स के कितने इफेक्ट्स हैं, तो आप फोर्स के इतने इफेक्ट्स लिख सकते हैं। ओवरऑल आपका जो कंसर्न है वो यहां पर आएगा कि ये सारे के सारे जो चार इस पॉइंट्स लिखें, क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं, वी आर नॉट डीलिंग विद दैट, तो हम सिर्फ इसको देखें। चार की चार चीजें, रुके हुए को चला रहे हैं यानी वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, चलते हुए को रोक रहे हैं यानी वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, स्पीड अप कर रहे हैं यानी वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, स्पीड डाउन कर रहे हैं यानी वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं। एक बात और रह गई, इट कैन चेंज द डायरेक्शन आल्सो।
change the direction also. अब डायरेक्शन बदल रही साहब, तो आपको समझ में आया कि जो फोर्स है ये वेलोसिटी चेंज करती है। अब साहब अगर फोर्स वेलोसिटी चेंज करती है इसका मतलब एक्सेलरेशन कॉज करती है। एक्सेलरेशन कॉज करती है तो फील आई कि हाँ फोर्स से ही एक्सेलरेशन आता है, और फोर्स से ही एक्सेलरेशन 9th क्लास में हम पढ़कर भी आए हैं कि F इक्वल टू ma होता है। अच्छा साहब बहुत बढ़िया, तो हमने सीख लिया। जरा पुश और पुल क्या होते हैं वो जान लेते हैं। देखिए बेटा कुछ फोटोज हैं मनोरंजन के लिए, देखते रहिए। ये एक ऑब्जेक्ट है, बीच में डब्बा रखा हुआ है, ठीक, इसका नाम टिंकू है, इसका नाम टिंकू है। टिंकू इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींच के ले जा रहा है, शायद ये पुल कहलाएगा, और पिंकू इस ब्लॉक को आगे ही धक्का दे रहा है तो शायद ये पुश कहलाएगा। पुश और ये पुल ये दोनों फोर्सेस हैं, और इसी तरह की चीजों को हम लोग फोर्स कहा करते हैं। मेहनत कश आदमी है, बहुत बड़ा सा पत्थर है तुम्हारे सामने और ये इसे खींच रहा है, अपनी तरफ घसीट रहा है, ये है फोर्स की डायरेक्शन, तो हम कहेंगे पुल है ये। और ये आदमी सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है आगे धक्का दो, अपने से दूर भेज रहा है, पुश है ये। और यही फोर्सेस है, ऐसे ही फोर्स को पहचाना जाता है। अब हम लोग चैप्टर में इन्वॉल्व होते हैं, एंटर करते हैं और कहते हैं टाइप्स ऑफ मोशन क्या है। फोर्स से मोशन में कहां गए? मैं आप पहले ही बोला कि फोर्स से कम और टॉर्क से ज्यादा डील करना है। कारण ये है कि हम ट्रांसलेशनल मोशन से कम और रोटेशनल मोशन से ज्यादा डील करने वाले हैं। तो डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि मोशन कितने तरह के, हालांकि बहुत तरह के मोशन हैं, लेकिन मैं टाइप्स ऑफ मोशन में दो कैटेगरीज आपके सामने बना रहा हूं। एक है ट्रांसलेशनल मोशन और एक है रोटेशनल मोशन। दो तरह के मोशंस। ट्रांसलेशनल मोशन क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन वो मोशन है जहां पर बॉडी के हर पार्ट की वेलोसिटी सेम रहती है, और रोटेशनल मोशन क्या है? जहां पार्टिकल के हर पार्ट की वेलोसिटी सेम न रहे। अच्छा एग्जांपल बताओ यार। एक पार्टिकल है, m मास का है ब्लॉक, और आगे चल रहा है किसी v वेलोसिटी से, एंड इट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर टाइप ऑफ मोशन। इस पार्टिकल की बात करो, इसके पास भी वेलोसिटी v ही होगी। पीछे वाले की बात करो, इसके पास भी वेलोसिटी v ही होगी। अगर एक पार्टिकल किसी कर्वीलिनियर पाथ में भागता एंड यू हैव गॉट सम काइंड ऑफ पार्टिकल हियर, इसकी वेलोसिटी अगर नीचे की तरफ v है तो इसकी वेलोसिटी भी नीचे की तरफ v ही है, एंड ऑल द पार्टिकल्स आर हैविंग द सेम वेलोसिटी। ठीक है, कोई पार्टिकल सर्कल में घूम सकता है क्या? अ पार्टिकल कैन बी रोटेटेड इन अ सर्कुलर पाथ आल्सो। तो जब ऐसा होगा तो तुम पाओगे कि अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इस पार्ट की वेलोसिटी लिखो, इस पार्ट की वेलोसिटी लिखो, इस पार्ट की वेलोसिटी लिखो, या इस पार्ट की वेलोसिटी लिखो, ये सब के सब सेम है। परंतु कोशिश करो कि तुम पंखे का विचार करो। एक फैन है आपके पास, एक फैन था आपके पास, और फैन को आपने घुमाया ऐसे। ऐसे घुमाने पर आप देखिएगा दो चीजों को, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, एक यहां देखिए और एक अंदर वाले को देखिए। जब आप अंदर वाले पार्टिकल को देखेंगे तो वो छोटा सर्कल करके आएगा, और बड़े बाहर वाले पार्टिकल को देखेंगे तो वो एक बड़ा सर्कल करके आएगा। छोटे वाले की रेडियस a मान लेते हैं, बड़े वाले की रेडियस b मान लेते हैं। तो एक चक्कर चलने में अंदर वाले पार्टिकल ने 2 पाई a दूरी चली और बड़े वाले पार्टिकल ने 2 पाई b दूरी चली, पूरा सर्कमफेरेंस। लेकिन घूमने में दोनों को समय बराबर लगा। तो आप देखें, ये अंदर वाला पार्टिकल है और ये बाहर वाला पार्टिकल है, एंड यू सी कि a और b में डिफरेंस होने की वजह से अंदर वाला पार्टिकल आपको स्लो चलता दिखाई दे रहा है और बाहर वाला तेज चलता दिखाई दे रहा है। एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर बॉडी घूमने लग जाए और इस तरह घूमे कि बॉडी के अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग हो, तो हम कहेंगे कि पार्टिकल रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो सर्कल में क्या था? सर्कल भी तो गोल घूम रहा था ना। सर्कल में पूरा पार्टिकल इस ऑर्बिट में था और इस पार्टिकल के हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम थी। यहाँ पर पार्टिकल इतना एक्सटेंडेड है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग, इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग, इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग, इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग पाई जाएगी। और जब डिफरेंट पार्टिकल्स की वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी
तो हम उसे रेक्टिलिनियर ना बोलकर, ट्रांसलेशनल ना बोलकर हम उसे रोटेशन कहने लग जाएंगे। इसलिए सर्कल ट्रांसलेशन है और ये पंखे का मोशन रोटेशन है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया है। तो ट्रांसलेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, देख लीजिए बच्चों। ये एग्जांपल्स ट्रांसलेशन के सुंदर हैं, अच्छे हैं, प्यारे हैं, मनोरंजन। देखिए आपको फुटबॉल दिखाई दे रही है, फुटबॉल आगे की तरफ जा रही है और ये किसी भी वेलोसिटी से, एंड यू गेट कि अगर सीधी चलकर जाएगी, अगर कहीं भी घूमेगी भी, टेढ़ी मेढ़ी भी जाएगी, तो पूरी बॉल की वेलोसिटी एक जैसी ही होगी। ट्रांसलेशन का एग्जांपल है। कार चल रही है आगे की तरफ, सेम एग्जांपल है। पेड़ से फल गिराया नीचे की तरफ, न्यूटन साहब को भी बैठा देना चाहिए यहाँ पर, तो भी ये ट्रांसलेशन का एग्जांपल है। चुप चुप रेलगाड़ी चल रही है, ये भी ट्रांसलेशन का एग्जांपल। आप इसके नीचे रोटेशन का एग्जांपल देखिए। रोटेशन में जो फुटबॉल थी, अब वो आगे ना जाकर अपनी एक्सिस पर घूम रही है, तो यहाँ का पार्टिकल छोटा सर्कल कर रहा है, बाहर का पार्टिकल बड़ा सर्कल कर रहा है, और बाहर का पार्टिकल और बड़ा सर्कल कर रहा है। सेम टाइम में अलग अलग अमाउंट के सर्कल हो रहे हैं, तो यहाँ का पार्टिकल तेज है, यहाँ का पार्टिकल धीमे है, अंदर का पार्टिकल और धीमे है। यही लट्टू घूम रहा है आपके लिए, एंड यू आर वाचिंग दिस लट्टू घूमता हुआ। तो यहाँ पर अलग सर्कल बन रहा है, अंदर का अलग सर्कल बन रहा है, रोटेशनल मोशन है। एक आदमी है जो स्केटिंग कर रहा है, एक पैर पे खड़ा हो गया है और अब वो ऐसे रोटेट कर रहा है। सो मार नहीं दिया है, बेसिकली एक्सेस ऑफ रोटेशन दिखाई है जिसके अबाउट वो रोटेट करेगा। इसी तरह आपने झूला देखा होगा, बहुत बड़ा सा झूला है और वो झूला इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है आपकी। और इसके अबाउट ये वाला पॉइंट देखो पूरा बड़ा सर्कल कर रहा है, अंदर वाला पॉइंट छोटा सर्कल कर रहा है, तो लॉजिकली अंदर वाला पॉइंट धीमे दौड़ रहा है, ऊपर वाला तेज, गोल गोल घूम रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी फिक्स है और वेलोसिटी अलग अलग है। रोटेशन का एग्जांपल है। आप देखें ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल, ये भी ट्रांसलेशन में ही आता है, लेकिन ट्रांसलेशन का एक टाइप है ऑसिलेटरी, कि आपने एक स्प्रिंग ली और यहाँ पर स्प्रिंग रुकी हुई थी, हमने ब्लॉक को खींचा और छोड़ दिया, तो ब्लॉक ऐसे 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 और ऐसे बार बार ऑसिलेट करेगा। ये ट्रांसलेशन का ही एक टाइप है, इसको अलग कैटेगरी में रख देते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन का टाइप। इसके अलावा ये भी ट्रांसलेशन है क्योंकि सर्कल में घूम रहा है, ठीक। इसके अलावा धरती माता तो सर्कल में या एलिप्स में घूम रही है, ये भी ट्रांसलेशन का एग्जांपल है। अब ये मोशन हमेशा अपने आप को रिपीट करता है, रिपीट करता है, रिपीट करता है, रिपीट करता है, मतलब बार बार एक ही चीज हो रही। और जब बार बार एक चीज हो तो क्या कहोगे कि क्या वो सेम टाइम में हो रही है? अगर ये सेम टाइम में रिपीट होने लग गया तो हम इसे नाम दे देंगे पीरियोडिक मोशन। क्या नाम दे देंगे? पीरियोडिक मोशन। है वो ट्रांसलेशन ही, ये भी पीरियोडिक है। पेंडुलम जितने टाइम में एक बार ऑसिलेट करता है उतने बार दोबारा भी ऑसिलेट करता है, तो ये पीरियोडिक भी है और ऑसिलेटरी भी है। ये भी पीरियोडिक भी है और ऑसिलेटरी भी है, और फिलहाल तो ये ट्रांसलेशन का एग्जांपल है। तो ये ट्रांसलेशन रोटेशन है। आप रोटेशन पे आइए, आपके पास डिस्क है, आपने डंडी फंसाई और उसे घुमा दिया, टैन टड़ान घूमने लग गया। देखिए ये ऐसा सर्कल बन रहा है, कोई बच्चा यहाँ खड़ा हो जाता तो इसका सर्कल बड़ा बनता। सबकी वेलोसिटी अलग अलग होती, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी देख लिया आपने। पंखा देखिए, पंखा घूम रहा है आपके लिए ये और ये, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है डंडे वाली। लट्टू घूम रहा है आपके लिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आपको दिखाई दे रही है, और इस तरह से लट्टू घूम रहा है आपके लिए, बिल्कुल बिंदास। रोटेशन मोशन का एग्जांपल है। चलिए रोटेशन का कॉन्सेप्ट चालू करते हैं। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन को देखने के लिए इंतजार किया है काफी देर, तब रोटेशन के बारे में आपको बताते हैं। कोई बॉडी है, हमने जानबूझकर क्या किया, उसे हिंज कर दिया। एक बॉडी का शेप साइज नहीं बिगड़ सकता, थोड़ी सी रिजिड है, ये हिंज पॉइंट है। किताबें इसे कई बार पाइवट बोलेंगी, कई बार इसे हिंज बोलेंगी। हिंज का मतलब जहां से गाड़ दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, पाइवट का भी वही मतलब है। और फिर आपने यहां से इसे फोर्स लगाई। अब क्योंकि वो गड़ा हुआ है तो भाग तो सकता नहीं, पर क्योंकि गड़ा यहाँ है और फोर्स यहाँ लगा रहे, तो सबको इस बात की फीलिंग बड़ी तगड़ी सी आती है कि सर ये इस तरह से घूम जाएगा। और कोई फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके अबाउट ये पूरी बॉडी रोटेट करने वाली है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ACW, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर मैं इसे देखूं तो ये ऐसा सर्कल कर रही है, अंदर के पॉइंट को देखूं तो ये ऐसा सर्कल कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी इधर, इसकी वेलोसिटी इधर, और दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग होंगी क्योंकि ये छोटा सर्कल करेगा, ये बड़ा सर्कल करेगा सेम टाइम पे। तो जब भी कभी किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट कोई बॉडी
मूव कर रही हो तो वो रोटेट ही कर सकती है, वो सर्कल भी घूम सकती है, और उसके अलग अलग पॉइंट की रेडियस अलग अलग हो, वेलोसिटीज अलग अलग हो, तो हम कहेंगे कि वो रोटेशनल मोशन कर रही है। अच्छा, रोटेशनल मोशन कर रही है, बढ़िया है। एक बात दिमाग में और रखना, अब हम टॉर्क की तरफ बढ़ने वाले हैं। ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है, देखना बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो फोर्स द्वारा गवर्न किया जाता है। किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा। और रोटेशनल मोशन जो है वो टॉर्क के द्वारा गवर्न किया जाता है। टॉर्क क्या होता है? उसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, मैं थोड़ी देर में समझाता हूं इसे। ट्रांसलेशनल मोशन फोर्स के द्वारा, रोटेशनल मोशन टॉर्क के द्वारा। सवाल आता है कि रोटेशन टॉर्क से क्यों और फोर्स से क्यों नहीं, तो कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको। मान लीजिए कि आपके पास एक रॉड है, इस रॉड को आप यहां से हिंज करते हैं, और हिंज करने के बाद आप यहां पर इस पर एक बढ़िया सी फोर्स लगाते हैं, ठीक? क्या ये रोटेट करेगा? विल इट रोटेट? तो जवाब होगा नहीं, नहीं रोटेट करेगा। लेकिन यही चीज अगर हमने ऐसे करी होती और इस पे यहां से ऐसे हिंज किया होता और अब इस पर ये फोर्स लगाई होती, तो क्या ये रोटेट करेगा? जी हाँ, इट विल रोटेट। अब तो जवाब है कि ये रोटेट करेगा। तो ट्रांसलेशन होगा या नहीं होगा? तो हम कहेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को तो सीधा मना करोगे, और यहां पूछेंगे क्या ट्रांसलेशन हो रहा है, तो ट्रांसलेशन को यहां भी सीधा मना करोगे। कहोगे क्यों? हम कहेंगे हिंज किया है, कील गाड़ दी है, तुम जितनी फोर्स लगा लोगे जब तक कील नहीं उखड़ेगी आगे नहीं जाएगा। कील उखड़ता हुआ हम नहीं मान रहे। तो जब कील गाड़ दी है, पार्टिकल गड़ा हुआ है, जा तो रहा नहीं, घूम ही सकता है, तो रोटेशन तो फिर भी हो सकता है, ट्रांसलेशन तो हो नहीं सकता, तो छोड़ ही दिए। अब क्योंकि तुमने यहाँ पे हिंज पे ही फोर्स लगा रखी है, तो तुम पा रहे हो क्या घूमने नहीं वाला। हिंज से दूर फोर्स लगा रहे हो तो तुम पाओगे कि हाँ हाँ घूमेगा। एक और कॉन्सेप्ट देखो, ये रॉड यहां हिंज किया और तुम एक फोर्स यहां लगाते हो, एक फोर्स यहां लगाते हो, तुम बताओ फोर्स 1 फोर्स 2, which force will rotate the rod faster? कौन सी ऐसी फोर्स है 1 और 2 जिसकी वजह से ये रॉड तेजी से घूमेगी? तो सबको पता है कि जितना दूर फोर्स लगा रहे हो फीलिंग आ रही है, वही हमारा आंसर है। भाई हैंडपंप चलाया कभी? दूर से पकड़ते हो ना, बिल्कुल पास से तो नहीं पकड़ते। हाँ, दूर से फोर्स लगाने पर तेजी से घूमता है। अच्छा, इसका मतलब जो घूमने का इफेक्ट है, रोटेशन का इफेक्ट है, वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन या पाइवट पॉइंट से कितनी दूरी पर फोर्स लगाया जा रहा है, इन दोनों बातों पर निर्भर करता है। ना सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि फोर्स कितनी लगाई गई, बल्कि इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कितना दूर फोर्स लगाया गया। तो यानी कि रोटेशन का इफेक्ट सिर्फ फोर्स का मोहताज नहीं है, रोटेशन का इफेक्ट फोर्स और साथ ही साथ फोर्स के कितनी डिस्टेंस पर हमने फोर्स लगाया इस पर डिपेंड करता है। अब क्योंकि रोटेशन का इफेक्ट फोर्स के साथ साथ उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करने लग गया, तो हम कहने लग जाएंगे कि यार इन दो चीजों, इन दो फैक्टर को मिला के क्वांटिटी बना लो, उसी क्वांटिटी का नाम टॉर्क है, उसी क्वांटिटी का नाम मोमेंट ऑफ फोर्स है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली फोर्स और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एक दूसरे में समा कर रखता है, इन दोनों को अपने झोली में रखता है। तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट इस फोर्स और साथ ही साथ इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मिला हुआ क्लब करके क्वांटिटी बनाई गई है। अब क्योंकि दोनों चीजें मिलकर ही डिसाइड कर रही हैं कि क्या ये रोटेट करेगा या नहीं करेगा, तेज करेगा या धीमे करेगा, तो लॉजिकली इन दोनों के मिलने से हम ऐसा कह सकते हैं कि यार सीधा बोल दो, टॉर्क ज्यादा तो रोटेशन का इफेक्ट भी ज्यादा। अच्छा, तो मतलब इन दोनों चीजों को मिलाना है। हाँ, मिलाना है, तो हम मिलाते हैं। टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है वो समझना बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। मान लो बच्चों मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है,
and the object is being pivoted from here. हम इसको pivot नाम दे दें. A force is acting somewhere here. ये force है. अब जो force आपको नजर आ रही है, तो उस force के along आप एक line बना दीजिए. Force की direction में बनाई गई line आपको रिप्रेजेंट करेगी कि किस दिशा में आपने फोर्स लगाई थी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगी. तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, इसे हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन. क्या बोलते हैं बेटा? लाइन ऑफ एक्शन. लाइन ऑफ एक्शन का अर्थ ही यही है कि जिस दिशा में फोर्स लग रही है, उस दिशा में, उस डायरेक्शन में लाइन को प्रोपेगेट कर दीजिए. ये लाइन प्रोपेगेट करने से क्या होगा? ये लाइन आपको बताती रहेगी कि फोर्स आपने इस दिशा में लगाया था. अच्छा, जरा पाइवट से यहां पर एक लाइन ड्रॉ करो और इसे कहो कि ये आर है. क्या कहो? कि ये आर है. ठीक है, अच्छी बात है, आर कह दिया आपने. अब ये आर क्या है समझना. ये आर, ये जो पॉइंट है, मैं थोड़ा सा अलग कलर से दिखाता हूं. ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब जिस पॉइंट पर तुमने फोर्स लगाई, जिस पॉइंट पर तुम फोर्स लगाओगे उसे कहोगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. और जब वो पाइवट से इस पॉइंट को मिला दोगे तो जो लाइन बनेगी वो कहलाएगी आर. ठीक है, अच्छी बात है यार. क्या किया जाए? कुछ खास नहीं. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन दिस. लाइन ऑफ एक्शन पे क्या डालो? परपेंडिकुलर. क्या करो? लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर. कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से. ये पाइवट से, पाइवट से डाला गया परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा हमारे लिए आर परपेंडिकुलर. क्या कहलाएगा बेटा? आर परपेंडिकुलर. ये एंगल थीटा है. इफ आई से कि कुछ साइन थीटा टाइप यूज किया जाए, तो सब ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं. साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. थीटा के सामने परपेंडिकुलर है आर, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है यानी आर. तो दिस आर परपेंडिकुलर इज आर साइन थीटा. अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है. अब ये आर परपेंडिकुलर तो आपको समझ में आया. ये आर परपेंडिकुलर है क्या चीज? दिस इज द परपेंडिकुलर सेपरेशन फ्रॉम पाइवट. आप पाइवट बोल लो या एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल लो, टू लाइन ऑफ एक्शन. यानी पाइवट से लाइन ऑफ एक्शन पे डाला गया परपेंडिकुलर कितना बड़ा बन रहा है, ये वो है. तो एक चीज है जिसे हम टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स बोल रहे हैं, हम उसे ऐसा एक गोल सा सिंबल बना देंगे इस तरह से. देखिएगा इस तरह से, और इस सिंबल का एक नाम है टाउ. टाउ. तो इसे टाउ करके पढ़ते हैं. इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर. क्या हो गया बेटा? फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर. अब कोई बच्चा कहेगा फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर कर रहे हो, तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू तो आर साइन थीटा है, तो चुपचाप से आर साइन थीटा लगा दीजिए. ये मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ फोर्स ओनली. बहुत बढ़िया, अच्छा लगा. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है क्या? हाँ. तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है क्या? हाँ, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी. कैसे वेक्टर है बताते हैं. कैसे वेक्टर है? वेक्टर क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा कि टॉर्क अपने आप में एक आलीशान वेक्टर क्वांटिटी है. किस टाइप का वेक्टर क्वांटिटी है ये भी पहचानना बहुत जरूरी है. हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर है. वो वेक्टर क्वांटिटी जो घूमती है उन्हें एक्सियल वेक्टर कहते हैं. सर घूम कैसे रही है जरा बताइए. आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब आप इस बॉडी पर, जैसे मैंने फोर्स दिखाया और जहां पाइवट दिखाया, उसके अकॉर्डिंग आप इस बात का अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि हमारी बॉडी एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज घूमनी है. हाँ सही बात है. अगर हम ऊपर से फोर्स लगाते तो क्या ये क्लॉकवाइज घूम जाती? हाँ. अगर हम ट्रांसलेशन मोशन में एक डायरेक्शन पॉजिटिव और एक डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बता पाते हैं. तो अगर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं,
या हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो सेंस ऑफ रोटेशन तो उल्टा होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो इनको भी डायरेक्शन दी जा सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, इसका मतलब टॉर्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। हाँ, टॉर्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। इसका मतलब जो हमारा टॉर्क है वो दो डायरेक्शन कर सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग अपने कन्वेंशन में पॉजिटिव लेके चलते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेके चलते हैं। एक्चुअली जो भी हमारे बोर्ड की किताबें वो हमेशा ये कन्वेंशन फॉलो कर रही हैं, बट फिजिक्स के कोर कॉन्सेप्ट्स में प्लस माइनस का जो भी कन्वेंशन है ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है कि हम किसे पॉजिटिव किसे नेगेटिव लेना चाहें। अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट एंटी क्लॉक नेगेटिव हो जाएगा। एंटी क्लॉक को पॉजिटिव लेना चाहें तो क्लॉक नेगेटिव हो जाएगा। अब क्योंकि 10th क्लास छोटी है तो ज्यादा लिबर्टी देने से क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है, तो फिक्स कर दिया कि एंटी क्लॉक को पॉजिटिव मानकर सॉल्व करो और क्लॉक को नेगेटिव मान के सॉल्व करो, खेल खत्म, पैसा चल। क्या बात है सर, इस थीटा के बारे में भी बताओ जरा। कौन से थीटा? ये थीटा कहाँ का एंगल है ये? तो हमने देखा है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है यानी फोर्स है और जो आर है मिलाने वाली लाइन है, इनके बीच का एंगल है, यानी कि हम कहेंगे कि ये चीज एंगल बिटवीन फोर्स एंड आर है। ये फोर्स एंड आर क्या है? फोर्स का मतलब फोर्स ये है लाइन ऑफ एक्शन, और आर का मतलब क्या है? ये पॉइंट जो पाइवट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक जा रहा है लाइन, इस लाइन के बीच का एंगल। तो हमने ये एंगल थीटा लिख दिया। आप बार बार ये काम करेंगे, बात बनती रहेगी। दिस इज नथिंग बट आर शानदार टॉर्क का कॉन्सेप्ट। सर यूनिट के बारे में कुछ बात नहीं करोगे क्या? चलो करते हैं, यही कर लेते हैं यूनिट के बारे में बात। तुम जानते हो कि यूनिट जो है वो दो तरह से लिखी जाएंगी। पहली कौन सी बेटा? एसआई यूनिट। दूसरी कौन सी बेटा? सीजीएस यूनिट। तो आई होप दो यूनिट्स में आपको तकलीफ नहीं होगी, हम लोग ये डील करते आ रहे हैं। तो जब सीजीएस और एसआई के बारे में विचार आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि चलो एसआई की चर्चा करते हैं। साइन थीटा की तो कोई यूनिट नहीं होती, भूल जाते हैं। एफ का मतलब होता है न्यूटन, और आर डिस्टेंस किसी भी तरह की हो, मीटर। सीजीएस में आओ तो ये बना फोर्स डायन और अपडाइन, और आर जो बना वो बना सेंटीमीटर। तो सीजीएस और एसआई यूनिट्स भी आपके सामने आ गई। जब सीजीएस एसआई यूनिट्स आपके सामने हैं तो Q9 पे गोला लगा दिया जाए। अच्छा, तो चलो एक काम करो, तुरंत लिखो रिलेशन बिटवीन यूनिट्स। यूनिट्स के बीच का रिलेशन लिखा जाए। तो आओ भाई, क्लास 9th में पढ़ा है इसलिए इस पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। एक न्यूटन में 10⁵ डायन होती और एक मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 न्यूटन इंटू मीटर इज व्हाट? ध्यान से देखना, 1 इंटू न्यूटन का मतलब हुआ 10⁵ डायन और मीटर का मतलब हुआ 10⁻² सेंटीमीटर। आप इसे सॉल्व करिए, यू विल गेट नथिंग बट 10⁷ डायन सेंटीमीटर। आपके पास रिलेशन आया 1 न्यूटन मीटर इज 10⁻⁷ डायन सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका बहुत ही बढ़िया प्यारा रिलेशन एसआई और सीजीएस यूनिट्स का। तो टॉर्क का जितना कॉन्सेप्ट है वो इस बोर्ड पे लिखा है, इतना ही आप याद रखें। किताबों से आए बाएं शायन न पढ़ें, बिल्कुल भी ना पढ़ें, कोई लॉजिक नहीं। जितना लिखा है ये मच मोर देन सफिशिएंट है। इतना याद रखोगे पूरा चैप्टर हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगी। कीवर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है ना। तो टॉर्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं टॉर्क को ऐसे कि इट इज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। अच्छा, ये रोटेशनल मोशन का कॉज है, जी हाँ, यही तो पढ़ा हमने। लेकिन एक बात समझ में आया था कि फोर्स के दो तरह के इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो बॉडी को ट्रांसलेशन मोशन दे सकता है, और अगर बॉडी हिंज है और उसके हिंज से थोड़ी दूर पर फोर्स लगाएं तो वो बॉडी रोटेट भी करा सकता है। यानी फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट पैदा करने वाला तरीका टॉर्क है। तो इसी की दूसरी परिभाषा किताब आपको लिख के देती है क्या? कि इट इज
रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। रोटेशनल इफेक्ट है फोर्स का, इसलिए अच्छा मैथमेटिकली कैसे डिफाइन है, आप लिखे रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क एंड देन गिव दिस एक्सप्लेनेशन विद द डायग्राम। तो उससे 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर नहीं कटेगा, आधा नहीं कटेगा, टीचर खुश होगा, पूरा देगा। डायग्राम मस्ट बी वेरी नीट, डॉटेड लाइन बननी चाहिए, बोल्ड लाइन बननी चाहिए, बोल्ड लाइन बननी चाहिए, एरो बनना चाहिए, परपेंडिकुलर डॉट होना चाहिए, मार्किंग होनी चाहिए, लेबलिंग होनी चाहिए, पाइवट बनाना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन बतानी चाहिए, साइन थीटा लगा के आर परपेंडिकुलर निकालना चाहिए, व्हाट इज आर परपेंडिकुलर डिफाइन करना चाहिए। एंड इफ दिस ऑल थिंग्स आर पुट इनटू द नोटबुक ऑफ एग्जाम पेपर, तो आप मानकर चलिए कि नंबर तो नहीं कटेंगे। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया, तो कुछ खास नहीं। टॉर्क के कॉन्सेप्ट के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। क्यों खत्म कर रहे हैं? करते हैं यार, टॉर्क का कॉन्सेप्ट हो गया। अब टॉर्क के कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, डिफरेंट केसेस देखेंगे कि टॉर्क कैसे काम करता है, किस तरह से टॉर्क काम करता है, क्या क्या केसेस बनते हैं, सारी चीजें करेंगे। गाड़ी कैसे चलती है, पहिया कैसे घूमता है, नट कैसे घूमता है, ताले की चाबी कैसे खुलती है, ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स विल डू। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है देखेंगे, तो बहुत कुछ है जानने के लिए रोटेशनल मोशन में, क्योंकि अभी तक रोटेशन को ठीक से देखा नहीं है हमने, हम पहली बार रोटेशन में एंट्री कर रहे हैं। तो रोटेशन पे बहुत आसानी से एडजस्ट कराऊंगा आपको, बहुत आसानी से इस सब्जेक्ट के अंदर मैं एंट्री दिलवाऊंगा। कंफर्टेबली आप देखेंगे, सारी चीजें जो मुश्किल लगती हैं फिजिक्स में आसान लगेंगी आपको, समझ में आएंगे आपको, और कॉन्सेप्ट इन डिटेल सीखेंगे। आराम आराम से सीखने का मतलब कम सीखेंगे, इन डिटेल सीखेंगे, और ऐसा सीखेंगे जहां जहां आप गलती करते हैं वो मैं बताऊंगा कि ये नहीं करनी है, ये करना है। और मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज टॉर्क के कॉन्सेप्ट में मैं आपको चीजें छोड़ता हूँ, मिलेंगे अगले लेक्चर में तो करेंगे टॉर्क की और डिटेल जानकारी, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, डिफरेंट केसेस देखेंगे। फिलहाल साउथ सिटी पीसीएमबी को अगर आप शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे वीडियोस आप तक आते रहेंगे, खुशियां बढ़ती रहेंगी। जितनी खुशियां बढ़ती हैं उतनी वो बढ़ती हैं। खुशियां बांटते रहिए और बढ़ाते रहिए। मेरा नाम अभिजीत सिंह है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर